सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। यार देखो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मॉपअप राउंड के बारे में, जो भी आप लोगों को एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। उसके अंदर में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स रहने वाली है अपनी, कि अपनी मॉपअप राउंड की क्या कुछ डेट रहने वाली है, यानी कि स्टार्टिंग डेट क्या है और देन उसके बाद में हमारा एंडिंग डेट क्या है। उसके बाद में हमें ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें प्रिपेयर कर लेने हैं जिससे हमारा डॉक्यूमेंट रिजेक्शन ना हो, और होता भी है तो उससे पहले हम कैसे कैसे किस तरह से बनवाएं, वो सारी डाउट है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देन उसके बाद में हमारा एक रहता है कि भैया हम जैसे नॉर्मल मॉक राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, मॉक राउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या हमें न्यूरेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जो तमाम जो डाउट्स हैं आप लोगों के नॉर्मल से, कि जैसे मॉक राउंड में न्यूरेशन हो गया, एप्लीकेशन लॉगिन, फिर उसके बाद में स्पोर्ट राउंड होगा, तो वह कब होगा, किस तरह से स्पोर्ट राउंड होता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा नॉर्मल की जो मॉपअप राउंड है उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, कौन-कौन स्टूडेंट इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारी तमाम जो डाउट्स रहेंगे आप लोगों के मॉपअप राउंड से रिलेटेड, वो उन डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है तो। देन उसके बाद में ये स्टूडेंट वीडियो ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट जरूर देखें जो लगभग उनके बहुत कम रैंक हो रहा है, जैसे 20-22 हजार के समथिंग समथिंग रैंक हो रहा है, तो वो यहाँ पर ये वीडियो जरूर देखें, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी से हो। अगर पीएच कैंडिडेट्स हैं तो 25 से 30 हजार रैंक पे भी है, तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, जिससे आप लोगों को कॉलेज मिले, कहीं ना कहीं कॉलेज मिले। अगर आप लोगों को कॉलेज भी नहीं मिला है अभी तक और आप लोगों को पता नहीं भैया अभी भी सर हमें किस तरह से करना है और हमें कॉलेज चाहिए, अब की बार ड्रॉप आउट नहीं करना है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। और बहुत कम रैंक हो रहा है, और अगर सिलेक्शन चाह रहे हो कि यार भैया अब की बार मिल तो गया था लेकिन अभी एक बार और ट्राई कर ले, तो अगर नहीं मिलता तो मुझे क्या कुछ करना चाहिए, वो सारे तमाम डाउट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करके आप लोगों को एक-एक करके बताता चलता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट है जिनका जो मैं यहाँ पर जो डायरेक्ट फाइनली बता ही देता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं उनको ये बता देता हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले, कौन कौन पार्टिसिपेट करें यहाँ पर जो सेफली रहेंगे। देखो, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे जो स्टूडेंट है, जैसे अपना एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हो गया, और एससी और एसटी, ठीक है, ये दोनों सेम सेम से रहते हैं, ठीक है, और इन दोनों का सेम सेम से थोड़ा सा फर्क रहता है। जनरल ओबीसी कैटेगरी में आप लोगों का लगभग 20,000 रैंक तक भी हो रहा है ना, 20,000 रैंक तक भी हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, एटलीस्ट लास्ट तक आप लोगों को मिलने की पॉसिबिलिटी है। आपने कौन कौन से 13 प्लस कोर्सेज वो तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, और अगर नहीं पता तो उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग 20,000 रैंक तक है आप लोगों का, और आप लोग पीसीबी कैटेगरी से हो और पीसीएम कैटेगरी से हो, तो आप लोग पक्का यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके बाद में एबीसी स्टूडेंट है जिनका 18,000 के समथिंग भी है, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करें, ओके। एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 22 से 23,000 या 23 से 25,000 के बीच में आप लोगों का रैंक आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करें। आप लोगों को पार्टिसिपेट करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इनको 500 रुपए पे करना है, नहीं करना पड़ना, वो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, एससी एसटी कैटेगरी में इतना रैंक आ रहा है, तो आप लोग एक बार प्रयास तो जरूर कर लीजिएगा, एक बार और वेट कर लीजिएगा, बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर इनसे ज्यादा रैंक बन रहा है, जैसे कोई ओबीसी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है उनका 22-23 हजार रैंक बन रहा है, तो देखो भैया, मैं आप लोगों से कतई गुमराह नहीं करना चाह रहा, और कतई ऐसा नहीं करना चाह रहा आप लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो ये काउंसलिंग है इसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के बाद में आप लोगों को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं कर सकता, आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, अभी भी आपके पास में समय है, वक्त है। तो आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ में जुड़कर अपना जो कैरियर है या भविष्य है उसे बना सकते हैं, फ्यूचर को बना सकते हैं अपने को, क्योंकि आप लोग जेट हो चाहे सीयूटी जैसे एग्जाम्स हो जिनमें टॉपर से जो लगातार निकल रहे हैं अपने रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से निकल रहे हैं, ये मैं गवाह नहीं दे रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, वो कह रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जेट ऑल राजस्थान में टॉपर, जेटी में ऑल जेटी होती है राजस्थान में, उसमें ऑल राजस्थान टॉपर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ में निकला है, 7 से निकला है। ऐसे हम सीयूटी की बात करें तो सीयूटी में ऑल इंडिया टॉपर जो कैटेगरी में है वो अपने राजस्थान से ही निकला है। तो आप लोग देख सकते हो भाई, आप लोगों के सीयूटी में भी और जेईटी में फर्स्ट रैंक आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी नेक्स्ट और भी जो स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, नीचे आप लोग देख सकते हो, इस जो न्यूज़पेपर की कट पे दिखाई नहीं दे पड़ रहे हैं पूरे स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर इतने सारे सिलेक्शंस आप लोग और विजिट करना चाहो तो यहाँ पर इनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जो ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है तो यहाँ पर नीचे एक
इनका हेल्पलाइन नंबर दिया है। जो भी किसी भी कोर्सेज जेट हो चाहे सीयूटी हो चाहे किसी भी प्रकार के कोर्सेज में आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टैक्ट या संपर्क कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आप लोग पहुंच सके। ठीक है, तो बाकी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ में जुड़कर आप लोग एक बार फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, जिससे मैं आप लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट है लगभग 12वीं के साथ एग्जाम दिया था वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जिसका 1-2 साल का ड्रॉप हो चुका है तो भी यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर इनसे ज्यादा हो चुका है तो आप लोग अदर स्ट्रीम को भी यूज करते हैं, जैसे आर्ट्स फैकल्टी तरफ जा सकते हो आप लोग, तो वहां अपने नजदीकी कोई कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ये मेरा कहना है। अगर 2 से 3 साल ड्रॉप आउट हो रहा है तो अगर किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से हो रहा है तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर अपने कैरियर के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़कर मेहनत करना है, बनता है आप लोगों को। और एक बार फिर से एक बार तैयारी कीजिए, चाहे आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी कोई किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट क्यों ना हो। ओके भाई, उसके बाद में आता है हमारा आइसर काउंसलिंग की प्रोसेस। ये प्रोसेस के बारे में आप लोगों को मैं दिन बाय दिन जैसे जैसे वीडियो बनाता आ रहा था पिछले समय में, वो सारे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहा था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड बाद में आईसी का रजिस्ट्रेशन आएगा और रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड बाद में अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो अपने पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड तक की अपनी काउंसलिंग चली। काउंसलिंग चलने के बाद में अब जो आता है हमारा मॉप अप राउंड में, आप लोगों को बोलता था भाई मॉप अप राउंड भी एक कोई होता है, और मॉप अप राउंड में जो स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आते हैं उनको यहाँ पर मौका मिलता है भाई। ठीक है, किनको मौका मिलता है? जिनको मौका मिलता है। ठीक है, जिनके कम रैंक रहता है यानी कि लो रैंक रहता है, एक तरीके से लो रैंक रहता है, उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको यहाँ पर कॉलेज मिलता है इस वजह से। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल को देख लीजिए एक बार मॉप अप राउंड के, भाई कब कब से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है और हमारा कब एंड हो रहा है मॉप अप राउंड। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हमारा स्टार्ट बैकएंड जो सीटें बैकएंड रहेंगी उनके ऊपर हमारा सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा 18 तारीख को, यानी कि आज ठीक 2 घंटे बाद में आप लोगों का जो सीट मैट्रिक्स है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा, यानी कि आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, आईसीआर काउंसलिंग 2026 पर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोग पता लग जाएगा। ठीक है, उसके अंदर काउंसलिंग फी पेमेंट एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग प्रिविलेज वो 5 बजे शाम 5 बजे 18 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी, ट्यूसडे को, यानी कि आज मंगलवार है तो आज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में अपना एंड ऑफ चॉइस फिलिंग जो 20 तारीख को लास्ट डेट रहने वाला है, 20/8/2026 यानी कि 20 अगस्त 2026 तक आप लोग अपना क्या कर सकते हो, रात 12 बजे तक अपना जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो। बाकी आप लोग सीट अलॉटमेंट जो होने वाला है मॉप अप राउंड का, वो हमारा 22 तारीख को होने वाला है। 22 तारीख को सुबह 11 बजे आप लोगों का सीट अलॉटमेंट जो हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट रीसबमिशन वाला जो फेजेस है वो आप लोगों को यहाँ पर जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद सीट एक्सेप्ट एंड डिपोजिशन होती है तो वो भी आप लोगों का यहाँ पर डिपॉजिट करने का यानी कि सीट को एक्सेप्ट करने का फी है वो आप लोगों को यहाँ पर दे सकते हो 22 तारीख तक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद में एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो डेट रहेगी एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो हमारा 23/8/2026 रहने वाला है, जो भी दोपहर के 2 बजे तक। फिर उसके बाद में अगर कोई दिक्कत रहती है फिर दोबारा रीसबमिट करोगे आप डॉक्यूमेंट्स को, तो आप लोगों का 25 वही 23 तारीख को शाम 5 बजे तक ये काम करना होगा आप लोगों को जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद में एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी डिपोजिशन एंड यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ पर अपने 8 बजे तक आप लोग अपना पेमेंट वगैरह है जो कर सकते हो। और उसके बाद में आप लोगों का मॉप अप राउंड है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा भाई। ये तो रहने वाला है मॉप अप जो मॉप अप राउंड का एडमिशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, एंड लिस्ट और कब तक चलने वाला है वो आप लोगों मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। देन उसके बाद में जो स्टूडेंट है जैसे भैया कि हमारा जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर आईसीआर ने यहाँ पर अपना स्पेसिफिकेशन एक नोटिस निकाल दिया है भाई कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर सीधा सीधा पब्लिक नोटिस रिलीज किया। पब्लिक नोटिस में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड देयर कंसिस्टेंट एंड कंप्लीटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन फॉर पार्टिसिपेट इन आईसीआर यूजी काउंसलिंग 2026 फ्रॉम 26 जुलाई टू हमारा 16 अगस्त 2026, यानी कि आप लोगों को 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक के बीच में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि जिनका कहने का मतलब है जो स्टूडेंट यहाँ पर रैंक कार्ड जनरेट किए हुए हैं, यानी कि आप लोग जैसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं भैया मेरा तो क्या है ना कि मैंने सीयूईटी का मेरा स्कोर कार्ड है और स्कोर कार्ड के बेस पर मैं क्या डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ यहाँ पर, भाई नहीं, आप लोगों को यहाँ पर रैंक कार्ड जनरेट करना होता था। और रैंक कार्ड जनरेशन के लिए आईसीआर के लिए आप लोग रैंक कार्ड के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किया था आप लोग रैंक कार्ड आया होगा और रैंक कार्ड आपके पास में है तो यहाँ पर एलिजिबल है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को इस कंडीशन में, जिसमें कुछ कंडीशंस होती है, रैंक कार्ड है आपके पास में, जैसे जो स्टूडेंट है जिसको अपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक है, यानी कि कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, कॉलेज क्या हुआ, अलॉट हुआ, उसके बाद में अलॉट हुआ तो यहाँ पर इसने क्या किया, 10,000 पे कर दिए।
10,000 पे कर दिया यानी कि 10K पे किए, तो यहाँ पर ये किसी भी प्रकार की अब आगे आने वाले उसमें किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में को छोड़कर आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, अगर 10K पे कर दिया था आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में अपना रहता है 10K के बाद में कि एक जो स्टूडेंट है जो अपना सीट अलॉटमेंट हो गया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन उसने ना तो सीट को विथड्रॉ किया, ना ही सीट को एक्सेप्ट करने के लिए 10,000 पे किए, अपग्रेड करने के लिए पे किए, ना फ्रीज करने के लिए पे किए, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो आप लोग अपने मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट होंगे, यानी कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, 10 की पैसा जो पे नहीं किया है, तो वो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, आप ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जिनके पास में रैंक कार्ड है और उन लोगों ने अपने 10 के पे नहीं किए, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आर एलिजिबल फॉर कंसिडर इन द मॉप अप राउंड फाइनल लिख रखा है। हाउएवर दोज हु हैव ऑलरेडी बीन admitted or those who voluntarily withdraw, यानी कि जिन्होंने इस सीट को विथड्रॉ किया है, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट जो नहीं कर सकते, बात ध्यान रखिएगा, साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, काउंसलिंग विल नॉट कंसीडर्ड फॉर दिस राउंड, या ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में अपने यहाँ पर लिखा हुआ है दी मॉप अप राउंड जो चलने वाला है हमारा 28 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। इन लोगों ने साफ-साफ अब इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करो, तो ये आप लोग इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट में आप लोगों को लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट्स और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स, दो चीज लिखी हुई है। अब कौन-कौन एलिजिबल है, कौन-कौन नहीं है, आप लोग खुद पढ़ सकते हो, लेकिन मैं और अच्छे तरह से आप लोगों को समझा देता हूँ। यानी कि आप लोगों ने कंप्लीट ऑनलाइजेशन किया था, यानी कि आपके पास में रैंक कार्ड है भाई साहब, ठीक है, तो आप लोग क्या है, एलिजिबल हैं। एंड देन उसके बाद में सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आप लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है भाई। या आप लोगों ने 10 के पे नहीं किया, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। पार्टिसिपेट इन फर्स्ट एंड फोर्थ राउंड फॉर काउंसलिंग, ठीक है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, देन उसके बाद में कॉलेज नहीं मिला, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद में एलिजिबल फॉर फाइनल मॉप अप राउंड के लिए आप लोग 23 तारीख से सॉरी 28 तारीख से लेकर 23 अगस्त तक के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अप्लाई करने का समय तो हमारा 18 से 20 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में जो हमारा फाइनल स्टेजेस रहते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने का और फीस डिपॉजिट करने का, तो वो सारा समय है जो आप लोगों को 23 तारीख तक चलने वाला है, 18 तारीख से 23 तारीख तक, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जो स्टूडेंट, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अपना एडमिट कर लिया, यानी कि 10 के पे कर दिया है, ध्यान रखना है, यानी 10,000 रुपए पे कर दिया है, तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। या जो स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में विथड्रॉ किए सीट, तो उनको एटलीस्ट फोर्थ राउंड तक, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा भाई साहब, सीधे सीधे अक्षर में लिखे डिडंट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, जो स्टूडेंट यानी कि उनके पास में रैंक कार्ड नहीं है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, मैं आप लोगों को बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है। एडमिटेड एंड विथड्रॉ की कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बात ध्यान रखिए, सीधे-सीधे इन लोगों ने लिख रखा है। एंड एन इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर नीचे और लिखा हुआ है कि आप नो फर्दर कंसीडर इन द एडमिनिस्ट्रेट नो सीट्स फॉर विथड्रॉ और ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि कोई सीट्स नहीं है विथड्रॉ कैंडिडेट्स नहीं और ऑलरेडी एडमिट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि भैया हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यार न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। देखो यार भाई, आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन किस कंडीशन में करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया था हमारा कि भैया अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने 10 के सॉरी हाँ, हमने जो जैसे रैंक कार्ड आ गया था, ठीक है। रैंक कार्ड आने के बाद में आप लोगों ने क्या किया कि भैया हमने किसी कारणवश या कम रैंक होने की वजह से हमने जो हमारा मेन फेज था, यानी कि हमारा जो मेन काउंसलिंग था उसमें हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्या नहीं किया? पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो वही वो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है वो हमारा किसमें पार्टिसिपेट करेगा? मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। किसमें? मॉप अप राउंड में। और उसको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ₹500 देकर, यानी कि ₹500 देकर अपना क्या करना पड़ेगा? काउंसलिंग है वो करना पड़ेगा, ठीक है? अब जो स्टूडेंट है जिनको 4th राउंड तक कॉलेज में नहीं मिला था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ₹500 पे कर दिए हैं, उनको 4th राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको किसी भी प्रकार का ₹500 जो पे नहीं करना पड़ रहा है वापस से, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ₹500 है वापस पे नहीं करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा भाई आप लोग, ठीक है? अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ₹500 देकर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लिया था तो, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को वही जो पहले हो रहा था, एप्लीकेशन लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को जो ही जैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट करने होंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एटलीस्ट लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को पता चल पाएगा भाई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट करूँ या नहीं करूँ सर। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, फिर एप्लीकेशन लॉगिन करना पड़ेगा, फिर अपने क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में अपन को फ्रेश चॉइस लिस्ट जो प्रिपेयर करके आपको क्या करनी है, आपको सबमिट करनी है, ठीक है।
उसके बाद में अपनी चॉइस लॉक हो जाएगी कुछ समय बाद में। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और लिखी हुई है साफ-साफ अक्षरों में कि नो अपग्रेडेशन अलाउड अलॉटेड सीट्स इन फाइनल, यानी कि मॉप अप राउंड में जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया मॉप अप राउंड में भी कोई अपना अपग्रेड वाला सिस्टम होता है, कि भाई बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं होता है, बात ध्यान रख लीजिएगा यार, ठीक है? अगर आप लोग इस भूल में भाई अपग्रेडेशन चांस से मिल जाएगा, नहीं कोई किसी प्रकार का अपग्रेडेशन चांस है वो नहीं मिलने वाला है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर एक और लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है दी कैंडिडेट्स, एक मिनट, कैंडिडेट्स विद जीरो और नेगेटिव, यानी कि जीरो नेगेटिव सीयूटी मार्क्स है और वो एलिजिबल नहीं है, ये कहना चाह रहा है। उसके अंदर अपग्रेडेशन नॉट अलाउड 3 राउंड्स, यानी कि आप लोगों का पहले से चौथे राउंड तक आप लोगों का सॉरी पहले से तीसरे राउंड तक आप लोगों को अलाउ था कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन नॉट इन मॉप अप, यानी कि आप लोग मॉप अप में किसी प्रकार जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही होता है, ठीक है? उसके बाद फाइनल एडमिशन डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अलॉटेड यूनिवर्सिटी। आप लोग अगर किसी यूनिवर्सिटी, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि यार थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, तो आप लोग थोड़ा डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखिएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप लोगों को लेकर आया हूँ, बताने आया हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है आप लोगों को, ठीक है? और ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को प्रिपरेशन कर ले भाई, पहले डॉक्यूमेंट कौन-कौन से प्रिपेयर करने हैं वो मैं आगे बताऊँगा, मैं बार-बार बोल दिया हूँ 2-3 बार, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अलॉटेड यूनिवर्सिटी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देती है, तो उसके बाद में आप लोगों का फाइनल एडमिशन है जो हो जाता है, एक तरीके से प्रोविजनल एडमिशन है जो मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स एक और है कि ये छोड़ो इसको, ठीक है? यहाँ पर एक स्पोर्ट राउंड कौन किसमें कौन करवाता है सर? इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको उनको उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो स्टूडेंट, ठीक है, काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मिनट, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, ओके? तो यहाँ ये है हमारी क्या भैया, ये है हमारी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को, आईसीएआर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो है हमारा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल नॉर्म, जैसे ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दे प्रोसेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एटलीस्ट 3 शीट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, डिजिटल कॉपीज जेपीईजी फॉर्मेट एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि आप लोगों को जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करना पड़ेगा, देन उसके बाद में जो जेपीईजी फॉर्मेट है उसमें अपलोड करना पड़ेगा। अब आप लोग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिए आपके पास में है या नहीं है। देखो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आप लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट जो आपके पास में होनी चाहिए, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को ऐसा नहीं कि कोई डीओबी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, किसी प्रकार डीओबी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है आप लोगों को। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग ध्यान रखें, आपके पास में 10th की मार्कशीट है, तो वही आप लोगों को डीओबी के तौर पर आप लोगों को, यानी कि एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आप लोगों को ऑनलाइन है जो क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, और ये ऑफलाइन भी आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, बस ध्यान रखिएगा आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद में एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्क्स शीट्स एंड ग्रेड स्पोर्ट्स क्लास 10th एंड 12th की, यानी कि 12th की मार्कशीट है, 10th 12th की, यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड्स 10th 12th की मार्कशीट, वो आप लोग ऑनलाइन भी आवश्यकता पड़ने वाली है और ऑफलाइन भी आवश्यकता पड़ने वाली है। मैंने आप लोग दो सेक्शन जो बना रखे हैं, बात ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन अपलोडिंग, यानी काउंसलिंग दौरान करते समय ऑनलाइन अपलोड करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स, और एक फिजिकल रिपोर्ट करते समय जो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? यानी कि आप लोग एक फिजिकली रिपोर्ट करोगे किसी यूनिवर्सिटी में जाकर, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है? तो बाकी देखो आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को ऑनलाइन आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, तो इन लोगों ने साफ-साफ लिख रखा है, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को जब ऑफलाइन जाओगे तो फिजिकल रिपोर्ट के दौरान आप लोग टीसी की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसे ही एडमिट कार्ड जो एनटीए के द्वारा इश्यू किया गया था, वो आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आवश्यकता पड़ने वाली है। एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज की बात करें तो अपने पास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है? उसके अंदर रैंक कार्ड हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में चलने वाला है। अलॉटमेंट लेटर की बात करें तो अपने ऑफलाइन चलेगा, सॉरी ऑनलाइन अपलोड करोगे तो उस टाइम पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जाओगे तो आप लोगों को जरूरत पड़ने पड़ेगी, यानी कि रिपोर्टिंग के दौरान आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना जो ओरिजिनली अलॉटमेंट लेटर है वो, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इश्यू किया गया है, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने ये भी लिख रखा है कि रैंक कार्ड किसके द्वारा इश्यू होता है, अलॉटमेंट लेटर द्वारा किसके द्वारा इश्यू होता है, तो मैंने लिख रखा है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, बाकी ये चीज़ है जो, ठीक है? मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो शॉर्टली जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जिससे आप लोगों को बोरिंग फील ना करो यार, ठीक है? यहाँ पर मैं नेक्स्ट में आपको बता दूँ, प्रोविजनल एडमिशन लेटर इश्यूड बाय द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी आफ्टर ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आप लोगों को ऑफलाइन ऑफलाइन रिपोर्ट करते समय आवश्यकता पड़ने वाली है, ऑनलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आप लोगों को कलर फोटोग्राफ्स जो आप लोग एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों ने अपलोड की थी, वो फोटोग्राफ है जो आपके चलेंगे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, आप लोग यूनिवर्सिटी पे जब जाओगे तो वहाँ पर
जो फ़ोटो होती हैं, वो कितने मंगवाते हैं 4, 10, 5 जो भी मंगवाते हैं, आप लोग वो लेकर जाइएगा। आप लोगों के पास में लिस्ट आ जाती है बाकी, ठीक है? तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो आपके पास में होना चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वक़्त आप लोगों के पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके अंदर आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट के आधार पर आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। ओके, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आपके पास में होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, यानी कि आपके जो आप लोग रहने वाले कहाँ के हो, वो रहता है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट एक तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दूँ जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आवश्यक पड़ने वाली आधार कार्ड की भी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बात करूँ मैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट किसके द्वारा इश्यू होता है हमारा? हमारा ये इश्यू होता है जो प्रीवियस स्कूल है इश्यूड बाय द हेड ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज लास्ट अटेंडेंट, यानी जो स्कूल आप लोगों ने लास्ट में लेफ्ट किया उससे से आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनका बहुत पुराना है, जो भी 2-3 साल पुराना है तो चलेगा, लेकिन एस से जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है या एनसीएल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनका यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोगों को 3 महीने पुराना या 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने लास्ट पुराना इनसे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी आप लोग ऐसा करना चाहो तो आप लोग अभी जो स्टेट का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग सबमिट कर सकते हो। बाकी जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट आप लोग फिलअप कर सकते हो, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आवश्यकता रहने वाली है, तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वक्त है जो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो जैसे हाँ, यहाँ पर इन लोगों ने लिखा भी है देखो जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है सेंट्रल फॉर्मेट, यानी सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए हमारा जो कार्ड सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस का पत्र केंद्र सरकार के प्रारूप में होने चाहिए, राज्य स्तर के प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? और प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट्स के वो आपके पास में 3 कॉपी होनी चाहिए अगर आप लोग फिजिकल रिपोर्ट करने जाते हो तो, ओके? उसके बाद में हमारा डिजिटल बैकअप, यानी कि आप लोगों के पास में सारे जो डिजिटली स्कैन हुए होने चाहिए, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग अपने ड्राइव में रखें, जिससे आप लोगों को आने वाले समय कोई ऐसी प्रॉब्लम जो फेस ना करनी पड़े यार, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी और आप लोगों को जो भी कोई इश्यू है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो ये तो होता है हमारा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है यार, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स से हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आते हैं हमारे स्पोर्ट राउंड के पर क्या हमारा स्पोर्ट राउंड के बारे में बात कर रहे थे सर, आप लोग बताइए स्पोर्ट राउंड होता क्या है? अब देखो यार ये स्पोर्ट राउंड है ना, ये ऐसी एक खेल है जहाँ स्टूडेंट मतलब बहुत पीछे चला जाता है। पीछे का मतलब है कि अपने जैसे स्टूडेंट का क्या करता है कि वो अपना 4th राउंड कंप्लीट होता है आईसीआर का एंड देन मॉप राउंड कंप्लीट होता है, तो वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है और एक तरीके से वो हल हार मानकर या तो किसी और स्ट्रीम में सब चला जाता है। ये क्या करता है अपनी किसी भी नज़दीकी कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेता है या दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ आप लोगों को आखिरी तक हार नहीं माननी है, आप लोगों को एग्रीगोल की वीडियोज़ जो समय-समय पर देखते रहना है। जिससे आप लोगों को आने वाले दिन स्पोर्ट राउंड की जो रिलेटेड जानकारी है वो मैं आपको आने वाले समय पर टाइम टू टाइम देता रहूँ, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आप लोगों के पास में वीडियो पहुँचते रहे आने वाले समय में यार, ठीक है? बाकी मैं आप लोगों के भले के लिए ही काम कर रहा हूँ, ना कि और किसी मेरा कोई लालच भरा हुआ काम है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बता दूँ पर्पज़ फाइनल अपॉर्च्युनिटी टू फिल रिमेनिंग जो रिमेनिंग वैकेंट सीट्स होती है यानी कि 4th एंड मॉप राउंड के बाद में जो सीटें बच जाती हैं, जो भी सीटें वैकेंट रहती हैं, उनमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है क्या करना पड़ता है भई अप्लाई करना पड़ता है। अब ये क्या होता है यूनिवर्सिटी बेसिस पर होता है यार, ठीक है? यूनिवर्सिटी बेसिस पर होता है, बस ध्यान रखिएगा। अब यूनिवर्सिटी कैसे होता है कि आप लोगों को पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आप लोगों को बताइए भई रानी जैसे आरएलबीसीयू मान के चलो आरएलबीसीएयू है और आरएलबीसीयू में क्या है हमारे यहाँ पर सीटें वैकेंट है लगभग 7 सीटें वैकेंट है। तो 7 सीटें वैकेंट है तो यहाँ आप लोगों को आईसीआर के थ्रू एडमिशन नहीं जाने वाले। यहाँ पर आप लोगों के पास में आईसीआर का रैंक कार्ड होना चाहिए, सीयूईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, ठीक है? जो एलिजिबिलिटी पहले थी वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी हो गया जो अपने अनाउंस करेगा भाई कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर वैकेंट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड करेगा तो कर देगा नहीं ऑल ओवर जो कोटा के बेसिस पर जो यहाँ पर एडमिशन लेने वाले ईयर के बेसिस पर एडमिशन यहाँ पर लेंगे। लेकिन कुछ कैटेगरी सीट्स वैकेंट रहते हैं तो वो यहाँ पर आप लोग क्या नाम से आप लोग उनको फिलअप करने के लिए अपने क्या होता है स्पोर्ट राउंड होता है। देन उसका मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया हमारे यहाँ पर आईसीआर की तरफ फॉलोशिप मिलती है यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलेगी नहीं मिलेगी 36 के है ना 36 के जो हमारा पैसा मिलता है साल का वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रकार का पैसा नहीं दिया जाएगा आईसीआर की तरफ से, बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो ये होता है स्पोर्ट राउंड का एक रूल्स रेगुलेशन और आप लोग पार्टिसिपेट किस तरह से कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को एग्री के साथ में जुड़ना पड़ेगा। बाकी देखो कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाले हैं तो आप लोगों को मैंने बताया
बताया था एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, न्यूट्रल फार्मिंग, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे तमाम जो कोर्सेज हैं इनमें आप लोगों को एडमिशन है जो मिलने वाला है आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू। अब जो स्टूडेंट है कि भैया मुझे एक तो कॉलेज चाहिए, मैं तो क्या करूँ, मुझे तो किसी भी हाल में कॉलेज चाहिए ही, अब मेरा काम नहीं चलने वाला है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज है जो आप लोगों को फिलअप करने पड़ेंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, जब जाके आप लोगों को कॉलेज में मिलने वाला है। और तमाम जो स्टूडेंट है जिनके अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी खराब है, और खराब रहने के साथ में वो उनको लग रहा है कि यार भैया मैं क्या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको फिलअप करूं ध्यान में रखते हुए कि हमारा फीस भी कम लगे और आने वाले समय में अपना जो एडमिशन आसानी से भी हो जाए। तो देखो उनके लिए आप लोगों को अपना एग्रो गूगल की हेल्प लेनी पड़ सकती है यार इसके लिए। तो आप लोग खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो खुद से, मैंने आपको बताया ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस लिस्ट फिलअप करें और वहां पर अपने फाइनेंशियली उसको ध्यान में रखें कि अपने जो स्टूडेंट हैं बी कहना वो ऐसा नहीं कि 1 लाख पर ईयर वाली यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो फिर आप लोग बाद में दुखी हो या किसी भी प्रकार का आप लोगों को एक पश्चाताप हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को एग्रो गूगल की हेल्प ले सकते हो। वो किस तरह से ले सकते हो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन और जो स्टूडेंट है यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए भाई, आप लोगों के पास में लास्ट चांस है, लास्ट मौका है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोग एक काम करना, एलिजिबिलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर एबीसी वाले एलिजिबल ही नहीं होते हैं, या पीसीबी वाले स्टूडेंट है जहाँ एलिजिबल होते हैं, या पीसीएम वाले जो स्टूडेंट है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं होते। एलिजिबिलिटी का ध्यान रख लीजिएगा। आप लोग बिना एलिजिबिलिटी ध्यान रखते हो आप लोग अपने कॉलेज को फिलअप कर देते हो, फिर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते हैं। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है आप लोग 10,000 पे है जो आप लोगों को चल जाते हैं, यानी 10,000 रुपए जो चले जाते हैं ऐसे ही गर्त में। तो इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एंड लास्ट चांस है इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा अपना एग्रो गूगल का आईसीआर काउंसलिंग है प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप लोगों को हम आपके पूरे जो काउंसलिंग प्रोसेस है मॉपअप राउंड के एंड देन आप लोग स्पोर्ट राउंड के समय में आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं कंप्लीटली। अगर आप लोगों को हमारे जितने कोर्सेज आप लोगों को एडमिशन जो मिले ही मिले, तो इसकी वजह से आप लोगों को हमने चलाया है अपना आईसीआर मॉपअप राउंड काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप लोग अपने सपने को है जो पूरा कर सकते हो एक तरीके से, है ना। आप लोगों को कॉलेज मिलने का सपना वो पूरा हो सकता है अपने आईसीआर के जो काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है अपना एग्रो गूगल का, उसके थ्रू। तो आप लोग करना क्या है, यहाँ पर 399 रुपए जो पे है वो करने होंगे इसके रिगार्डिंग, यानी कि इसका जो चार्ज है वो इतने लगने वाला है भाई। एकमात्र ऐसा सहारा है जो कम से कम फीस में आप लोगों को इतनी हेल्प जो प्रोवाइड करवा रहा है, और आप लोगों को तुरंत लिस्ट जो प्रोवाइड कर दी जाएगी जल्दी से जल्दी फटाफट से। तो आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी समय, अभी मौका है आप लोगों के पास में, एक वक्त है। आप लोग अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हो एक तरीके से। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, जो कि एग्रो गूगल का बहुत ही हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट के लिए। तो बाकी प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बता रखी है ऑलरेडी, तो आप लोग इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हो। अपने जो फी है जो पे करिए, पे करने के बाद में आप लोगों को अगर ज्यादा जानकारी भी लेनी है इसके थ्रू, तो आप लोग यहाँ पर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर है 80008364 22 पर आप लोगों को मैसेज कर देना है। मैसेज करने से आप लोगों को सारी डिटेल्स आपके पास में आ जाएंगे। बाकी मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है आप लोगों को इस जो मॉपअप राउंड से रिलेटेड सारी गाइडेंस है, आप लोगों को किस तरह से क्या कुछ करना है वो कंप्लीट मैंने देने का प्रयास किया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा है, और वीडियो को अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है यार, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर लें, जिससे आने वाले समय में वीडियोस जो आप लोगों तक पहुंचते रहे। ये मैं आप लोगों से पहले ही बोला था और अब भी बोल रहा हूं, तो आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो हेल्प आप लोगों तक पहुंच पाए। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, कुछ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को हेल्प की आवश्यकता है तो ज्यादा प्रकार से, ठीक है। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। उम्मीद है वीडियो अच्छी ही लगी होगी। बाकी आप लोग अच्छे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अपनी केयर है जो खुद करते रहो एक तरीके से, मस्त तरीके से। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, शानदार जबरदस्त वीडियो के साथ।